जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। और जो इसका एग्जाम होता है वह टोटल 100 क्वेश्चन का इसका एग्जाम होता है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम होता है वह टोटल 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से आपका मैथ पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है एवं हिंदी पूछा जाता है। मैथ आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में मैथ आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है एवं जीके 40 क्वेश्चन एवं हिंदी की बात करें तो हिंदी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में मैथ 30, जीके 40 एवं हिंदी 30 प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। यह परीक्षा वाला प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताएंगे वो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, मैं उनको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो यहां से पता चलेगा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ। पहले हम लोग मैथ के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद जीके, उसके बाद हिंदी, अब फिर से मैथ को देखेंगे। ठीक है। दो संख्याओं का मसा एचसीएफ मतलब क्या होता है? मसा होता है 12 दिया है। दो संख्याओं का मसा आपका 12 दिया हुआ है और एलसीएम यानी लसा 360 दिया है। यदि एक संख्या 60 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एकदम भी सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का मसा 12 है, दो संख्याओं का मसा 12 है, लसा 360 है। यदि एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो जब भी इस प्रकार से लसा मसा दिया रहे और एक संख्या दिया रहे तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए गुना बी। अभी हम आपको समझाएंगे क्या होता है ए गुना बी इंटू बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। ये आपका सूत्र होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपका सूत्र होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस पर बनाना कैसे थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम वायरल सवाल है। ए गुना बी का मतलब होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ए बी का मतलब हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपका सूत्र होता है। तो कैसे बनाएंगे? ए का मतलब पहली संख्या, तो पहली एक संख्या दिया हुआ है 60 है तो ए का मान कितना दे देंगे? 60 दे देंगे। गुना बी आपका दूसरी संख्या पूछ रहा है तो बी को हम लोग क्या छोड़ देंगे? बी छोड़ देंगे। उसके बाद बराबर है, बराबर लिख देंगे। एलसीएम आपका दिया हुआ है 360। एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है? 360 दिया है। गुना फिर एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है? 12 दिया है, बराबर में 12। अब यहां से हम लोग कटकुट करेंगे। 60 से 360 कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। 60 से 360 कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। बी बराबर निकालेंगे तो 6 गुना 12 होगा तो जाकर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी दूसरा संख्या आपका बी बराबर कितना आएगा? 72 आएगा। अगर एक संख्या 60 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? 72 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मात्र जब भी आपको जिसमें एचसीएफ एलसीएम दिया रहे और एक संख्या दिया रहे तब जाकर ये फार्मूला आपको लगाना है। ये कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहां से कंफर्म है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्लियर है? आगे चलिए। 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में छपेगा, एकदम वायरल सवाल है। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% बराबर 150 है। किसी संख्या का 25% है, उसके बराबर 150 है तो संख्या ज्ञात करें। वह संख्या क्या होगा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी एग्जाम में ऐसा एक सवाल लिखा हुआ है, मेरा लिख कर ले लीजिए। मैथ में ऐसा एक सवाल आपकी एग्जाम में हर साल रिपीट होता है एवं देखने को मिलता है। तो इस सवाल का सॉल्व कैसे होगा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लेना है। किसी संख्या का कह रहा है तो कोई संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। किसी संख्या का कह रहा है तो कोई संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। उसके बाद का है, का मतलब क्या होता है? गुना होता है। उसके बाद 25% है तो 25 बटा आपका क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 25% है तो 25 बटा क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। बराबर में आपका कितना होता है? 150 होता है। बराबर में आपका कितना होता है? 150 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
फिर से कोई संख्या नहीं मालूम है, किसी संख्या का कह रहा है तो संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद का मतलब गुना 25% तो 25/100। अब बराबर में आपका कितना दिया हुआ है, 150 दिया है, तो 25 से 150 कटेगा। देखिए तो आप सामने सामने बराबर में काट सकते हैं। तो 25 से 150 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 25 6 150। अब यहाँ पर जब ऐसे हो गया तो बराबर में तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। तो x बराबर 100 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, 600 आएगा। x का वैल्यू यानी संख्या जो आएगा वह कितना आएगा, 600 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, एकदम VVI सवाल है, आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग जीके के प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि जीके आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैथ भी अभी हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे, लेकिन वो लास्ट में करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जीके पहले देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैथ को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। एकदम वायरल सवाल है, आपको याद कर लेना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में, कोई बच्चे बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इसी लेवल का प्रश्न आपके BSSC कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम वायरल सवाल है, आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, इंपोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया, एकदम वायरल सवाल है। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया, कोई बच्चे बता सकते हैं। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है, नीति आयोग ने लिया है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया है, नीति आयोग ने ले लिया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1950 में, और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह आपका हुआ था 2015 ईस्वी में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में, और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, VVI सवाल है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो में आपको जीके के 20 प्रश्न बताएंगे। जीके के कितना प्रश्न बताएंगे, 20 प्रश्न बताएंगे। उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न करेंगे, उसके बाद मैथ के 20 प्रश्न को हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो इस 20 में से कम आप लोग 15 का टारगेट रखिए, 15 सही करने का टारगेट रखिए। ठीक है, देखते हैं 20 में से आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है, आ गया ये भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब उसका एक तो सबसे पहले तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक है, उसका जो क्या बोलते हैं, इसको जो गठन करता है वह राष्ट्रपति करता है। इसको कौन नियुक्त करता है, इसको नियुक्त आपका राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के हिसाब से ही ये उसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो डाटा रहता है वो संसद के हिसाब से ही बनाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपकी एग्जाम में पूछे कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 4 नंबर आपका सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो याद रखिएगा संविधान का जो 8वां अनुसूची है शुरुआत में आपका कितना भाषा था, कोई बच्चे बता सकते हैं। अभी फिलहाल में टोटल 22 भाषा है। फिलहाल में अभी टोटल में कितना भाषा है, 22 भाषा है, 22 भाषा है। लेकिन प्रारंभ जो हुआ था शुरुआत में संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। कितना भाषा था, 14 भाषा था। लेकिन अभी के हिसाब से भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को अपनाया गया है। ठीक है, आगे चलिए।
5 नंबर आपका सवाल है, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, एकदम वायरल सवाल है। बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार का विभाजन आपका 15 नवंबर NOVEMBER 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन हुआ था। बिहार का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका बिहार का विभाजन हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन हुआ था। 6 नंबर आपका सवाल है, लोकसभा शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 81 में लोकसभा शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा शब्द का उल्लेख दिया हुआ है। लोकसभा शब्द का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। ठीक है, एकदम वायरल सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर डेली आपको BSSC कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा। आगे चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वह आपका कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, वह 11 हो जाएगा। मूल कर्तव्यों की संख्या आपका कितना है संविधान में? 11 है। अगर अनुसूची की बात करेगा तो 12 अनुसूची, 22 भाग है संविधान में, और टोटल 395 अनुच्छेद है। ये आपका संविधान में 22 अनुसूची, 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। अगला नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो याद रखिएगा, 73वां संशोधन से मिला है। किस संशोधन से मिला है? तो 73वां संशोधन से मिला है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला था? तो 73वां संशोधन में मिला था। अगला नंबर सवाल है, 9 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह कौन हो जाएंगे? एक बच्चे का आ रहा है कि सर लॉर्ड डलहौजी होगा। सही में लॉर्ड डलहौजी होगा? नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अगर लिखेगा, पूछेगा सवाल कि भारत का पहला भारतीय वायसराय कौन था, मैंने भारत का पहला भारतीय वायसराय कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी थे आपके भारत के कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय वायसराय थे। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछेगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के आपके 2 अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है और एक आपका क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष और एक आपका क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। यहां से याद रखिएगा, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपकी एग्जाम में आ सकता है, यह प्रश्न अच्छे से देख लेना है। उसके बाद चलते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
12 नंबर आपका सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है? आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है वो 3 बार लगाया जा चुका है। कितना बार लगाया जा चुका है? 3 बार। अब 3 बार कब कब लगाया गया है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। तो जिसमें पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत का पहला आपातकाल लगाया गया था। भारत का पहला आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 ईस्वी में, भारत चीन युद्ध के दौरान। भारत चीन का जब युद्ध हो रहा था, तब भारत का पहला आपातकाल 1962 ईस्वी में लगाया गया था। दूसरा आपका लगाया गया था 1971 ईस्वी में। दूसरा आपातकाल कब लगाया गया था? 1971 ईस्वी में। क्यों लगाया गया था? क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। दूसरा आपातकाल जो लगाया गया था वह 1971 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरा आपका लगाया गया था 1975 ईस्वी में, देश में अशांति फैलने के कारण। देश में अशांति फैल गया था, इसलिए तीसरा आपातकाल लगाया गया था। 13 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए, एकदम वायरल सवाल है, अच्छे से देख लेना है। सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलेंगे, ज्यादा याद होने का संभावना रहेगा। वित्त विधेयक को पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? वित्त विधेयक को पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? कोई बच्चे बताएंगे वित्त विधेयक को पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक जो होता है उसको सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है, अल्पसंख्यक आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अल्पसंख्यक आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, जो अल्पसंख्यक आयोग होता है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो याद रखिएगा, यह आपका आता है अनुच्छेद 20 से 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 से 30 के अंतर्गत कौन सा आता है? अल्पसंख्यक आयोग आता है। ठीक है, आगे चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्री राधा कृष्ण हो जाएंगे। मतलब राधा कृष्ण मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्ण हो जाएंगे। पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण हो जाएंगे प्रथम उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की बात करेगा तो राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलिए। 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? एक आपका पूछता है वो वाला, क्या साइमन कमीशन भारत कब आया था? और यह है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में। कब आया था? 1927 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट मिशन की बात करा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। 18 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। और राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। 19 नंबर आपका सवाल है, एकदम VVI सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, भारत में योजना अवधि, भारत में जो योजना अवधि है 5 ईयर प्लान है, उसका शुरुआत कब हुआ था? भारत में योजना अवधि का शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा, जो योजना भारत में पहला योजना बनाया गया था, जो पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया था, वह 1951 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1951 ईस्वी में बनाया गया था। और जब 5 सालों का योजना होता है तो 1951 से आपके एग्जाम में BSSC कार्यालय परीक्षा
परिचारी में पूछा गया सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 56 था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से क्या था? 56 था। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? एकदम वायरल सवाल है, याद रखिएगा। लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? तो आईपीएस धारा 21 के तहत में दिया गया। आईपीसी धारा 21 के तहत लोक सेवक के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? आईएएस आईपीएस ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो यह आईपीसी धारा 21 के तहत उसका परिभाषा दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहां से हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। अब हम लोग हिंदी के 20 प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद मैथ के 20 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, जीके में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं, हिंदी में चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना है। क्या बोलते हैं उसको, 20 तो यहाँ पर भी आपको करवाएंगे। तो 20 में से कम यहाँ पर 17-18 का टारगेट रखिए। 17-18 का क्या रखिए? टारगेट रखिए, तब जाकर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या है? अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अभ्युदय का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना होता है, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभ्युदय शब्द का सही अर्थ होता है, सही अर्थ क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है कि जो कहा ना जा सके, उसके लिए सही शब्द क्या है? जो कहा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो बताइए। जो कहा ना जा सके उसे अनिर्वचनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे। 3 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। काला अक्षर भैंस बराबर किसका अर्थ है? मतलब काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़। क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनपढ़ हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल अनपढ़। 4 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निश्चल शब्द का विलोम क्या होगा? निश्चल शब्द का विलोम आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा, निश्चल शब्द का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? कपटी हो जाएगा। निश्चल का मतलब कोई छल नहीं, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कपटी, जिसके मन में कपट यानी छल रहता है। ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है, जो दूसरों का भला करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? परोपकारी होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। नवीन शब्द का पर्यायवाची नहीं, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो नवीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नवीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो नवीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो नवीन का पर्यायवाची नहीं होगा। नवीन पर्यायवाची का मतलब है समान अर्थ उसका होना चाहिए, तो उसका नहीं। नवीन मतलब तो नया हो गया, अभी नव हो गया, ताजा हो गया, लेकिन प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ये वाला मतलब ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, आंखों का तारा जो है उसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति। क्या होता है? प्रिय व्यक्ति होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निर्भीक शब्द का सही विलोम है। निर्भीक शब्द का सही विलोम क्या होगा? एकदम वायरल सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि निर्भीक शब्द का सही विलोम क्या होगा? निर्भीक शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा डरपोक।
क्या हो जाएगा? डरपोक। निर्भीक शब्द का सही विलोम क्या होगा? डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्भीक शब्द का सही विलोम क्या होगा? डरपोक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वत्र शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सर्वत्र शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र मतलब क्या होता है? सभी जगह यानी हर जगह, यानी हर जगह। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन काम करना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी लोहे के चने चबाना यानी कठिन काम करना। और आप लोग का भी अब एग्जाम डेट अप्रैल में है, तो आप लोग भी बहुत ही मेहनत कीजिए, जोर और शोर के साथ लगे रहिए। 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, अल्पभाषी शब्द का अर्थ क्या होता है? अल्पभाषी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अल्पभाषी शब्द का जो अर्थ होता है, याद रखिएगा, कम बोलने वाला। कम बोलने वालों को क्या कहते हैं? अल्पभाषी शब्द कहते हैं। कम कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अल्पभाषी शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो सब जगह विद्वान हो, जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए सही शब्द में क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सब जगह विद्वान हो उसे हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? अनिवार्य शब्द का उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? तो अनिवार्य मतलब जरूरी। अनिवार्य का मतलब होता है कि एकदम जरूरी हो। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? कि जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, हाथ पीला करना आपको ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा। हाथ पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमेंट में बताइए। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संदेह शब्द का पर्यायवाची है। संदेह शब्द का आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो शक हो जाएगा। संदेह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, निसंदेह शब्द का अर्थ क्या होता है? निसंदेह शब्द का अर्थ है, निसंदेह शब्द का अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, निसंदेह जो शब्द का अर्थ होगा, निसंदेह मतलब आप पर कोई शक नहीं है, बिना शक, बिना शक। निसंदेह यानी बिना कोई शक के, ठीक है। आगे आइए। 17 नंबर आपका सवाल है कि जो मरने से डरता हो, जो मरने से डरता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? कायर बोलेंगे? नहीं, जो डरता है उसको हम लोग कायर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? कोई बच्चे बताइए। निर्भीक बोलते हैं। जो मरने से न डरता हो, जो मरने से न डरता हो उससे हम लोग निर्भीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्भीक बोलते हैं। 18 नंबर आपका सवाल है, अकस्मात शब्द का अर्थ क्या होगा? अकस्मात शब्द का अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, अचानक ना कहता, अकस्मात यानी अचानक हो गया, ठीक है। चलिए, दाल न गलना, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयास विफल होना। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रयास विफल होना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? एकदम वायरल सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है सवाल। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? तो परिश्रम का उल्टा क्या होता है? आलस होता है। क्या होता है? आलस। परिश्रम मतलब बहुत मेहनत करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलस। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हिंदी के यहाँ पर हम लोग 20 प्रश्न को क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं मैथ का। उससे पहले इसमें अपना स्कोर बताइए कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। आगे आइए। अब मैथ के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं, कम से कम इतना आपको बता देते हैं जितना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये वाला सवाल तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, पहला जब स्टार्ट किए थे जब ही ऐसा प्रश्न था, तो आप सबसे पहले इसका सॉल्व करके जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। ये वाला बताए हैं ना, अगर भुला गए तो बहुत गलती बात है भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, अनुपात से सवाल है। यदि a अनुपात b बराबर 3:5 दिया है तो a प्लस b बराबर
64 है तो बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ए और बी का इतना मान दिया है तो अनुपात में जब भी रहता है तो वह एक्स में हो जाता है, तो 3x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 5x। ये दोनों का योग दिया है तो ए और बी का मान है तो ये दोनों का योग कर दिए 3x प्लस 5x बराबर में आपका 64 दिया। समझ रहे ना, ए और बी का मान 3 और 5 है तो ए की जगह 3 और बी की जगह 5 दे दिए। ठीक है, अब ये दोनों का योग करेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर में क्या आएगा 64। तो x बराबर कटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा। और b का मान आपका कितना है 5 है, 5x है। b का मान कितना है 5 और x का मान हमारा कितना है 8, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 8 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। प्रतिशत से सवाल है 120 का कितना प्रतिशत 30 होगा। 120 का कितना प्रतिशत 30 होगा, तो 120 का कितना प्रतिशत यहाँ पर पता नहीं है तो x लिख देंगे 30 होगा बराबर में कितना होगा 30 होगा। ऐसे सवाल आपसे कह रहा है। ठीक है, कि 120 का कितना प्रतिशत 30 होगा, 120 का कितना प्रतिशत 30 होगा। ठीक है, ऐसा सवाल करा है तो यहाँ पर मालूम नहीं है और यहाँ पर ये प्रतिशत के रूप में रहेगा तो कितना प्रतिशत होगा। कोई बच्चे बताएंगे ये कितना प्रतिशत हो सकता है। 120 का कितना प्रतिशत 30 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं कैसे मिस्टेक हो रहा है। अगर एक कटता है 4 बार में तो 4 तो नहीं होगा। यहाँ पर 120 का कितना प्रतिशत 30 होगा, ये है थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनेगा। 120 का 120 लिख दिए का कितना प्रतिशत, प्रतिशत हमको मालूम नहीं है बराबर में 30 होगा। इतना आपका दिया हुआ है, मतलब है यहाँ पर कितना प्रतिशत 30 होगा तो 1 बटा अगर 100 हम लोग करते हैं प्रतिशत को मानकर तो एक कितना हो जाएगा 120 x बराबर 3000। 3000 एक कटेगा 12 से तो कटना चाहिए 2 बार में 24 25 हाँ सही है आ गया। देखिए देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है थोड़ा सा। ठीक है, 120 का मतलब क्या होता है गुना कितना प्रतिशत, प्रतिशत तो हमको मालूम नहीं तो हम क्या मान लें x प्रतिशत। कितना प्रतिशत का है तो x प्रतिशत मानेंगे। ठीक है, बराबर में आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 120 गुना x प्रतिशत है तो इसको x बटा 100 कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। बराबर में हम लोग कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे। बराबर में हम लोग कितना कर लेंगे 30 कर लेंगे तो 30 से ही कटेगा। देखिए तो 4 बार में कटेगा, 30 से 120 4 बार में और 4 से 100 कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सब कट गया, हमको सिर्फ बच गया 25। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका सभी प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है कि एक संख्या का 3/5 भाग 54 है तो वह संख्या क्या होगा। एक संख्या कोई संख्या है उसको मान लेते हैं x, उसका 3/5 भाग बराबर 54 है तो संख्या क्या होगा। तो 3 से 54 18 या 54 तो 18 5 90 x बराबर राइट आंसर कितना आएगा 90 आएगा। अगला नंबर सवाल है 5 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है कि 2 से 10 में वृद्धि हो रहा है, 3 से 15 में वृद्धि हो रहा है तो दोनों में कितना वृद्धि हुआ। तो 2 से 10 5, 3 से 15 5 यानी 5 का वृद्धि हुआ। आगे चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि 7 पुरुष किसी काज को 12 दिनों में करता है। 7 पुरुष है वो किसी काम को 12 दिनों में करता है तो 14 पुरुष उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में करता है तो 14 पुरुष उसी काम को कितना दिनों में करेगा। जब भी पूछेगा इस प्रकार से कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7 दूनी 14, 2 से 12, 6 बार में 6 खत्म। 7 नंबर आपका सवाल है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 और 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बढ़ा। डायरेक्ट आपको हम बताते हैं विक्रय मूल्य कैसे निकलता है। इसमें 800 लिखा हुआ है, क्रय मूल्य 800 लिख दीजिए गुना ये 20% का लाभ हो रहा है तो कोई भी चीज 100% का होता है तो 120 हो जाएगा। 20% का लाभ हो रहा है तो बट्टा में हम लोग क्या कर देंगे प्रतिशत कितना का होता है 100 का। 2 0 से 2 0 12 8 96 एगो 0 बैठेगा तो 960 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है कि यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में चलती है तो दूरी कितना होगा। यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2 घंटों में इसका दूरी क्या होगा। तो दूरी बराबर सभी को पता है, दूरी बराबर फटाक सुना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 गुना 120 किलोमीटर खत्म। आ गया ये
ये वाला सवाल भी आपको हम पहले बता चुके हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे सॉल्व करके, ठीक है। 9 नंबर सवाल सबसे पहले आपको बताए हैं, इसमें एलसीएम 60 एचसीएफ 12 दिया है, एक संख्या 20 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना क्या एचसीएफ वाला पर बनाकर हमको सॉल्व करके बताइए। 10 नंबर आपका सवाल है कि किसी राशि को 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, यदि दर इतना है तो मूलधन क्या होगा। सीधा हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठाएंगे। एस आई बराबर सीधा फॉर्मूला हमारा होता है पी गुना आर गुना टी बटा में 100। पी गुना आर गुना टी बटा में क्या होता है 100, जिसमें साधारण ब्याज आपका दिया है 240, तो 240 बराबर पी आपको निकालना है, आर दिया हुआ है 5, टी दिया है 2, और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से कटेगा 10 बार में, ठीक है। 10 में इधर गुना होगा तो 240 में 10 से गुना होगा 2400, खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो और भी खतरनाक होने वाला है, तो चैनल को क्या करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा।